नमस्कार। आज हम एंटरप्राइज ग्रेड बैकएंड सिस्टम्स बनाने की अ, बारीकियों पर बात कर रहे हैं। ये सिर्फ कोड लिखना तो नहीं है ना? मतलब उससे कहीं ज्यादा है। बिल्कुल। सिर्फ कोड लिखने की बात ही नहीं है। असल में ये इंजीनियरिंग डिसिप्लिन और वो अच्छी प्रैक्टिसेस हैं जो किसी सिस्टम को मजबूत, टिकाऊ और आप कह सकते हैं फ्यूचर प्रूफ बनाती हैं। हाँ, हमारे पास ना स्प्रिंग बूट, जावा और एसक्यूएल पर बने एक सिस्टम के अनुभव से निकले कुछ अहम पॉइंट्स हैं। तो मकसद यही है कि वो इंजीनियरिंग सिद्धांत और इंडस्ट्री स्टैंडर्ड समझें जो स्केलेबल, सिक्योर और मेंटेन करने लायक ऐप्स की जान होते हैं। चलिए जरा इन नोट्स को देखते हैं। हाँ, और ये सिर्फ अच्छी प्रैक्टिसेस नहीं है। देखिए, ये वो चीजें हैं जो एक नॉर्मल बैकएंड को एक एंटरप्राइज रेडी सिस्टम बनाते हैं। मतलब ऐसा सिस्टम जो न सिर्फ आज काम करे बल्कि आने वाले सालों में भी भरोसेमंद हो। तो शुरुआत आर्किटेक्चर से करते हैं। इन नोट्स में क्लीन आर्किटेक्चर का जिक्र है। कंट्रोलर, सर्विस, रिपोजिटरी। हाँ, वो स्टैंडर्ड लेयरिंग। और एक दिलचस्प बात यह है कि डीटीओ और एंटिटी को अलग रखने पर जोर है, मैप स्ट्रक्चर्स ऐसे टूल के साथ। ये क्यों जरूरी लगता है? मतलब क्या फायदा? देखिए, ये इसलिए अहम है ताकि आप अपना जो अंदरूनी डेटाबेस स्ट्रक्चर है उसे सीधे बाहर एक्सपोज ना करें। डीटीओज यानी डेटा ट्रांसफर ऑब्जेक्ट्स वो आपको एक साफ एपीआई कॉन्ट्रैक्ट बनाने में मदद करते हैं। अच्छा। इससे सिस्टम की फ्लेक्सिबिलिटी बनी रहती है और हाँ, सुरक्षा भी बढ़ती है क्योंकि आप सिर्फ वही डेटा बाहर भेजते हैं जो जरूरी है। समझ गया। अच्छा, ये तो हुई अंदर की बात, लेकिन बाहर की दुनिया से इंटरेक्शन के लिए एपीआईज। यहाँ ग्राफक्यूएल का जिक्र है, रेस्ट के ओवरफेचिंग या अंडरफेचिंग के ऑप्शन के तौर पर। हाँ, और ये सिर्फ सुविधा की बात नहीं है। रेस्ट में कई बार क्या होता है, आप या तो जरूरत से ज्यादा डेटा भेज देते हैं या कम। इससे नेटवर्क बैंडविड्थ वेस्ट होती है और मोबाइल पर बैटरी भी ज्यादा लगती है। हाँ, ये तो है। तो ग्राफक्यूएल क्लाइंट को बिल्कुल सटीक डेटा मांगने की ताकत देता है। इससे ये दिक्कतें कम होती हैं। और हाँ, इन नोट्स में एपीआई टेस्टिंग के लिए ऑल्टेयर या ग्राफिक्यूएल जैसे टूल्स का भी जिक्र है। और डॉक्यूमेंटेशन? हाँ, ओपन एपीआई या स्वैगर, स्प्रिंग डॉक अंडरस्कोर ओपन एपीआई यूआई के साथ ये डेवलपर एक्सपीरियंस के लिए बहुत बहुत ज़रूरी हैं। और एक स्टैंडर्ड रिस्पॉन्स फॉर्मेट भी स्टेटस, मैसेज, पेलोड वाला, ये कंसिस्टेंसी के लिए अच्छा है। ठीक है। अब आते हैं सुरक्षा पर। सिक्योरिटी तो हमेशा एक बड़ा मुद्दा रहता है। नोट्स में स्प्रिंग सिक्योरिटी के साथ JWT यानी जेसन वेब टोकन्स की बात है। बिल्कुल। और साथ ही रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल मतलब RBAC, भूमिका के आधार पर एक्सेस देना। ये पक्का करना कि यूजर सिर्फ वही कर पाए जिसके लिए वो ऑथराइज्ड है। जरूरी है। बहुत जरूरी। और इसके अलावा कॉर्स पॉलिसीज, CSRF प्रोटेक्शन, सिक्योरिटी हेडर्स, ये सारी चीजें एंड पॉइंट्स को सिक्योर रखने के लिए जरूरी मानी गई हैं। लोग अक्सर इन्हें नजरअंदाज कर देते हैं, पर एंटरप्राइज लेवल पर ये बहुत मायने रखती हैं। सही कहा। अच्छा, सुरक्षा के बाद बात आती है परफॉर्मेंस और स्केलेबिलिटी की। यहाँ रेडिस के साथ कैशिंग का सुझाव है। हाँ, जैसे एट कैशेबल एनोटेशन यूज करना या TTL बेस्ड स्ट्रैटेजी मतलब टाइम टू लिव। ये परफॉर्मेंस सुधारने के स्मार्ट तरीके हैं। कैशिंग बहुत मदद करती है। और फाइल्स का क्या? लोकल स्टोरेज पर? नहीं नहीं, नोट्स में साफ है कि फाइल्स को लोकल स्टोरेज के बजाय क्लाउड स्टोरेज पर डालना चाहिए। AWS S3, GCP, Azure Blob जैसा कुछ। इससे स्केलेबिलिटी बेहतर होती है, सर्वर पर लोड कम रहता है। और सिस्टम के गलत इस्तेमाल को रोकने के लिए रेट लिमिटिंग भी जरूरी है। उसके लिए Bucket4j जैसी लाइब्रेरीज का जिक्र है। और ये सब सही चल रहे हैं नहीं, ये कैसे पता चलेगा? मॉनिटरिंग और लॉगिंग? उसके लिए भी है। नोट्स में स्प्रिंग बूट एक्चुएटर का जिक्र है एप्लीकेशन हेल्थ चेक के लिए। और मेट्रिक्स के लिए? माइक्रोमीटर, प्रोमीथियस, ग्राफाना का कॉम्बिनेशन डैशबोर्ड और अलर्टिंग के लिए बढ़िया है। और लॉग्स? इतने सारे लॉग्स मैनेज करना? हाँ, उसके लिए ELK स्टैक, इलास्टिक सर्च, लॉगस्टैश, किबाना, सेंट्रलाइज्ड लॉगिंग के लिए। सोचिए, अगर ये न हो तो किसी एरर को ढूंढना कितना मुश्किल हो सकता है। जैसे भूसे के ढेर में सुई। बिल्कुल। और लॉग्स में कोरिलेशन ID का इस्तेमाल करना ताकि आप एक रिक्वेस्ट को पूरे सिस्टम में ट्रैक कर सके, बहुत मददगार होता है। आखिर में कुछ डेवलपमेंट प्रैक्टिसेस पर भी बात है, जैसे AOP। ये क्या है? हाँ, एस्पेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। इसका इस्तेमाल उन कामों के लिए होता है
जो कोड में जगह जगह फैले होते हैं, जैसे लॉगिंग या ऑथेंटिकेशन चेक। इससे कोड साफ रहता है, मतलब बिजनेस लॉजिक और ये क्रॉस कटिंग कंसर्न मिक्स नहीं होते। अच्छा। और डेटाबेस माइग्रेशन के लिए फ्लाईवे या लिक्विबेस जैसे टूल्स, ताकि आप डेटाबेस स्कीमा को वर्जन कंट्रोल कर सकें, मैनुअल बदलावों से बचें। और टेस्टिंग? हाँ, वो तो है ही। JUnit 5, मोकीटो, टेस्ट कंटेनर्स के साथ अच्छी यूनिट और इंटीग्रेशन टेस्टिंग कवरेज बहुत ज़रूरी। और डॉकर और CI/CD पाइपलाइन, जेंकिन्स या गिटहब एक्शंस के साथ, ये तो आजकल मस्ट हैव है। हाँ, ऑटोमेशन के लिए। बिल्कुल। और ग्लोबल एरर हैंडलिंग के लिए @controller एडवाइस, ये भी एक साफ तरीका बताया गया है। तो इन सब बातों से क्या समझ आता है? निचोड़ क्या है? एक मजबूत एंटरप्राइज ग्रेड बैकएंड बनाना सिर्फ कोडिंग का खेल नहीं है। इसमें आर्किटेक्चर से लेकर सुरक्षा, परफॉर्मेंस, ऑपरेशंस, बहुत कुछ सोचना पड़ता है। सही कहा। ये सारी प्रैक्टिसेस मिलकर ये पक्का करती हैं कि एप्लीकेशन सिर्फ आज की ज़रूरतों को पूरा ना करे, बल्कि भविष्य में आने वाले बदलावों और बढ़ते लोड को भी आसानी से संभाल सकें। ये एक तरह का निवेश है जो लंबे समय में काफ़ी फायदा देता है, मेंटेनेंस कॉस्ट कम करता है। यहाँ एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। जब हम जानते हैं कि एक एंटरप्राइज ग्रेड सिस्टम बनाने में ये सब कुछ लगता है, आर्किटेक्चर, टेस्टिंग, CI/CD, सुरक्षा, तो किसी नए प्रोजेक्ट की शुरुआत में प्लानिंग और एस्टिमेशन करते समय सिर्फ फीचर बनाने के बजाय इन सब चीज़ों को शुरू से शामिल करने का क्या असर पड़ सकता है? मतलब क्या इससे प्रोजेक्ट की सफलता की संभावना वाकई बढ़ जाती है? सोचने वाली बात।